हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्पल्स पॉइंट। साथियों, हम आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाकर अटेंड कर सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और लेक्चर का 31 सीरीज का 31 नंबर क्वेश्चन है। वो है दोस्तों, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बॉम। यानी इब्राहिम लोदी और किसके बीच है दोस्तों? वो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, आपको याद होगा इब्राहिम लोदी और बाबर, हमने प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज में ही हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बैटल के बारे में बात की थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच दोस्तों पानीपत का फर्स्ट बैटल 21 अप्रैल 1526 के अंदर लड़ा गया था। दोस्तों 21 अप्रैल 1526, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाबर ने, आपको पता होगा, तोप का प्रयोग कर किया और भारत के अंदर ये तोप का पहला प्रयोग था और बाबर का ये प्रयोग सफल रहा और बाबर दोस्तों विजयी हो जाते हैं। ये दोस्तों पानीपत हरियाणा के अंदर लड़ा गया था, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। इसके अलावा दोस्तों हम तीनों युद्धों के बारे में दोबारा देख लेते हैं। दोस्तों पानीपत का फर्स्ट बैटल है वो 1526 में, सेकंड बैटल 1556 में और थर्ड बैटल है वो 1761 में लड़ा गया। दोस्तों फर्स्ट बैटल है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जबकि सेकंड बैटल अकबर और हेमू, जिसे हम अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य भी इनका नाम आता है, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। जबकि थर्ड बैटल है पानीपत का, वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। दोस्तों फर्स्ट बैटल में बाबर की जीत होती है और सेकंड बैटल में अकबर की जीत होती है और थर्ड बैटल में अहमद शाह अब्दाली है दोस्तों, वो विजय होते हैं। बाबर की जीत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत के अंदर हो जाती है और दोस्तों सेकंड जो बैटल होता है उसमें अकबर है वो मुगल सत्ता को दोबारा स्थापित कर लेता है 1556 के इस सेकंड बैटल के अंदर। थर्ड बैटल दोस्तों, उसमें मराठा शक्ति को भारी झटका लगता है और मराठा शक्ति है वो अहमद शाह अब्दाली की इस अचानक हुए, या यूं मैं कहूं कि बहुत क्रूर, जो सबसे रक्त युद्ध बोला जाता है दोस्तों 1761 के थर्ड बैटल को, तो इसके बाद मराठा शक्ति है उसको भारी झटका लगता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक परिणाम 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में उत्पन्न किया? यानी ऐसा नेगेटिव पॉइंट क्या था जो 1857 के बाद, जो विद्रोह के बाद भारतीय समाज के अंदर उभरा? दोस्तों नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूं तो भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये तो 1856 की 1857 की क्रांति से पहले भी था। भारतीय उद्योगों का पतन हो गया था क्योंकि जो ब्रिटिश जो ब्रिटेन से दोस्तों मशीनरी के द्वारा बना हुआ जो माल भारत के अंदर आने लगा, तो उसके बाद भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट है या भारतीय हस्तशिल्प उद्योग है उनका पतन हो गया था। तो ये तो हम इसका कारण नहीं मान सकते। बात करूं दूसरे कारण की, कि आदिवासी और किसान आंदोलनों का कमजोर होना। दोस्तों आदिवासी और किसान आंदोलन कमजोर होना, ये भी 1857 की क्रांति का रिजल्ट नहीं मान सकते, हम नेगेटिव पॉइंट नहीं मान सकते, क्योंकि किसान आंदोलन है और आदिवासी आंदोलन है, ये तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद और तेज हो गए थे, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय भाषाओं और संस्कृति का पतन। दोस्तों भारतीय भाषा और संस्कृति का पतन है, ये 1857 की क्रांति से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आगे बात करूं मैं कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच अविश्वास, जी बिल्कुल दोस्तों, इसे मान सकते हैं। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट उभर के आया 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति में जब आप बात करोगे तो इस क्रांति को पढ़ने पर आप पाओगे कि 1857 की क्रांति को जब हम पूरी डिटेल से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हिंदू और मुस्लिम है दोस्तों, वो मिलकर के लड़े थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म है, वो दोस्तों मिलकर के इस युद्ध को, बैटल को करते हैं। इस बैटल में अंग्रेजों के प्रति लोहा लेते हैं। लेकिन दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद है ये ब्रिटेन को समझ आ जाता है कि जो अंग्रेज हैं उनको समझ आ जाता है कि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच अगर हम खाई को बनाएंगे, इन दोनों के बीच लड़ाई करेंगे या इन दोनों के बीच अविश्वास पैदा करेंगे या मिसकम्युनिकेशन रखेंगे, इन दोनों जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय हैं इनके बीच, तो हम डिवाइड और रूल की नीति के तहत अगर हम भारत के अंदर पर काबिज रह सकते हैं। अन्यथा अगर हिंदू और मुस्लिम की एकता बनी रही तो हमें भारत में मुश्किल हो जाएगी। तो भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम को लड़ा करके डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के तहत दोस्तों अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, तो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एक अविश्वास पैदा हो गया। ये 1857 की क्रांति का नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पावासी खालिस्तान उगाने में प्रमुख यूरेशियाई थे। यानी हड़प्पावासी है वो किस प्रकार के,
क्या वो इंडिगो, कॉटन, पोटैटो या मस्टर्ड, इनमें से कौन से जो फर्स्ट यूरेशियाई थे वो हड़प्पावासी क्या उगाते थे दोस्तों? वो कॉटन उगाते थे, कपास। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र में हुआ? दोस्तों हरित क्रांति, तो अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, जो भारत का जो नॉर्थ पार्ट है, भारत का जो नॉर्थ पार्ट है दोस्तों, ये हरित क्रांति से जुड़ा हुआ ये वाला पार्ट है, जो नॉर्थ पार्ट है, ये दोस्तों हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। इसके अंदर इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ। और इसमें दोस्तों गेहूं और चावल, जो भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर प्रमुख होते हैं गेहूं और चावल, इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ। और इसमें अगर मैं बात करूं तो पंजाब, हरियाणा और अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सबसे ज्यादा दोस्तों हरित क्रांति को फायदा हुआ। यूपी, उत्तर प्रदेश, याद रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिला, तो दोस्तों उत्तर भारत को मिला। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में ही मैं बात करूं तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, जो कि हरियाणा और पंजाब के टच में है, वो दोस्तों पार्ट है, वो सबसे ज्यादा इस क्रांति से लाभान्वित रहा। हरित क्रांति आपको पता ही होगा। हरित क्रांति के बाद दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो भारत है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अंदर, यानी खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया था हरित क्रांति के बाद। बात करते हैं ये कब आई थी दोस्तों, आपको याद रखना 1966 में आई थी। और हरित क्रांति के जनक भारत के अंदर किसे माना जाता है, तो एम स्वामीनाथन को भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक माना जाता है। और विश्व के अंदर वर्गीज कुरियन, इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, वर्गीज कुरियन, याद रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी भारत, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में लोस्ट वैक्स है, ये टेक्निक है दोस्तों। लस्ट वैक्स टेक्निक से बनी नर्तकी की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? यानी लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई जो मोहनजोदड़ो के अंदर एक डांसिंग गर्ल की स्टेच्यू मिली है दोस्तों, वो किसके द्वारा, किससे बनी हुई है? क्या वो स्टोन से बनी हुई है, या टेराकोटा से, या ब्रोंज से, या कॉपर से? दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रोंज की जो एक प्रतिमा या एक मूर्ति है, जो डांसिंग गर्ल है, एक डांस करती हुई लड़की की स्टेच्यू है, वो दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली है, जो लोस्ट वैक्स टेक्निक पर आधारित है और कांच से यानी ब्रोंज से बनी हुई है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, उग्रवादियों द्वारा समर्थित निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेजिस्टेंस की नीति क्या थी? दोस्तों उग्रवादी है, आपको पता हुआ जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना के कुछ ही वर्षों में दोस्तों कांग्रेस दो विचारधाराओं में बंट गई, जिसे हम गर्म दल और नरम दल कहते हैं। गर्म दल और नरम दल। दोस्तों गर्म दल, जो जिन्हें हम उग्रवादी के नाम से संबोधित किया गया है, तो उग्रवादियों द्वारा समर्थित निष्क्रिय प्रतिरोध, उग्रवादियों ने दोस्तों दो प्रकार से प्रतिरोध मान सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मान सकते हैं या निष्क्रिय प्रतिरोध। डायरेक्ट प्रतिरोध में क्या हो गया दोस्तों, जैसे हथियार उठा लेना, या अधिकारियों की हत्या कर देना, या मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना, ये तो हो गया डायरेक्ट प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और एक होता है दोस्तों निष्क्रिय प्रतिरोध, यानी छुप करके, या पैसिव रेजिस्टेंस, यानी अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों विरोध करना, उसमें दोस्तों बहिष्कार करना, स्वदेशी अपनाना और असहयोग करना, इस प्रकार का जो है बॉयकॉट करना, स्वदेशी और नॉन कोऑपरेशन है, ये दोस्तों हथियार था किनका, उग्रवादियों का। निष्क्रिय अधिकार था, सॉरी हथियार था, वो था निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस, याद रहेगा। बहिष्कार, स्वदेशी और असहयोग, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? दोस्तों मैं बात करूं तो आपको पता होगा 28 दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस का निर्माण होता है। और कांग्रेस के निर्माण करने वाले जो थे, वो थे एक जो अंग्रेज अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने दोस्तों कांग्रेस का विचार दिया था कि इस प्रकार से हमें एक साझा मंच तैयार करना चाहिए। दोस्तों इसका कारण ये था कि 1857 की जो क्रांति होती है, उसने अंग्रेजों को हिला करके रख दिया। तो अंग्रेज एक इस प्रकार का एक मंच चाहते थे, जिससे पता चल जाए कि भारतीय क्या चाहते हैं। भारतीयों की इच्छा को जानने का एक जो दोस्त प्लेटफॉर्म था दोस्तों, वो बनाया गया था कांग्रेस को। इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज से दोस्तों कांग्रेस को तैयार किया गया था, और इसी प्रकार से, इसी उद्देश्य से कांग्रेस का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है, ए ओ ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक दोस्तों रिटायर्ड इंग्लिश अधिकारी थे, उन्होंने 28 दिसंबर 1885 के अंदर और कांग्रेस की स्थापना की थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों रानी की वाव की बात करूं मैं, तो रानी की वाव है, ये गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर जो साबरमती नदी है, गुजरात में साबरमती नदी, इस साबरमती नदी के किनारे पर है
दोस्तों रानी की बाव, याद रहेगा रानी की बाव। बाव मतलब दोस्तों एक दोस्तों इस प्रकार से बावड़ी बनी हुई है और उसमें अलग अलग सीढ़ियां भी लगी हुई है और इस प्रकार से आपने देखा होगा इसको रानी की बाव। अगर आपने नहीं देखा है तो आप गूगल पर जाकर के और इमेज के अंदर सर्च कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि पाटन गुजरात के अंदर इस प्रकार की एक बावड़ी बनी हुई है जो सीढ़ीदार है और दोस्तों 11वीं शताब्दी के अंदर बनाई गई एक बेहद महत्वपूर्ण आकृति है। रानी की वाव काफी फेमस है दोस्तों। ये उद्यमती नामक एक रानी हुई थी, रानी ने बनाई थी और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की सूची है उसके अंदर भी 2014 से शामिल की गई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। 2014 से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल है। उद्यमती के द्वारा 11वीं शताब्दी में पाटन गुजरात के अंदर बनाई गई एक सीढ़ीदार बावड़ी है जिसे हम रानी की वाव कहते हैं और वो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों 1971 के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने किन विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए संशोधन किया गया था? आफ्टर द 1971 विक्ट्री विच प्रिविलेजेस डिड प्रिविलेज डिड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अमेंड टू एबोलिश? दोस्तों हुआ यूं कि 1948 के अंदर जब सभी रियासतों का विलय चल रहा था तो उसमें एक प्रावधान किया गया था सरदार पटेल जी के द्वारा कि जो भी राजा अपनी रियासत का विलय भारत के अंदर करेंगे तो उन्हें एक विशेष प्रकार की अमाउंट दी जाएगी जिसे हम प्रीवी पर्स कहते थे। प्रीवी पर्स याद रहेगा आपको। प्रीवी पर्स या भत्ता कहा जाता था उसे, शाही भत्ता दोस्तों, वो दिया जाएगा प्रत्येक राजा को जो राजा अपनी रियासत को भारत के अंदर शामिल करेगा। तो उन्हीं को दोस्तों 1971 के जो बैटल हुआ था उस बैटल के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने और 26वां संविधान संशोधन ला करके 26वां संविधान संशोधन ला करके और इस प्रीवी पर्स की जो प्रथा थी दोस्तों इसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये एक प्रकार से इंदिरा गांधी की ताकत को दर्शाता है दोस्तों, क्योंकि इतना इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री थी कि इन्होंने 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स की जो प्रथा चली आ रही थी उस प्रथा को समाप्त कर दिया और इस एक 1971 के युद्ध में भी जीत का परचम लहराया इंदिरा गांधी सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी रियासतों के शाही भत्तों को इन्होंने रद्द कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किस गुप्त सम्राट को अपनी सैन्य विजयों और रणनीतिक युद्ध के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? दोस्तों गुप्ता एम्पायर गुप्त काल में गुप्ता एम्पायर में नेपोलियन ऑफ इंडिया दोस्तों वो कहा गया था, वो कहा गया था समुद्रगुप्त को। इसको कहा गया था दोस्तों समुद्रगुप्त को। इसका कारण है कि किसने कहा था दोस्तों? वी ए स्मिथ, जो एक फेमस हिस्टोरियन या इतिहासकार हुए हैं, वी ए स्मिथ, इन्होंने कहा था किसको? समुद्रगुप्त को। याद रहेगा आपको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इस प्रकार के जो है ये दोस्तों भारत का नेपोलियन ये प्रयाग प्रशस्ति के अंदर लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति या जो इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज के अंदर स्थापित है प्रयाग प्रशस्ति, इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ इस क्रांतिकारी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे? दोस्तों सेंट्रल असेंबली के अंदर दोस्तों आपको पता होगा कि भगत सिंह अपने देश के हीरो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों क्रांतिकारियों ने दोस्तों और सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका था जो 1929 के अंदर इस प्रकार की घटना की थी। इसका कारण दोस्तों कि उसका उद्देश्य लोगों का ध्यान है वो आकर्षित करना और जो पब्लिक सेफ्टी बिल, उसमें दोस्तों दो प्रकार के बिल वहां चल रहे थे। ये भी प्रश्न आप कई बार पूछा जाता है कि उस समय किस बिल पर चर्चा हो रही थी। तो एक तो याद रखना आपको पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था दोस्तों वो था दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। याद रहेगा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों बिलों पर चर्चा चल रही थी और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली के ठीक बीच में और एक बम धमाका किया था और बम के बाद भागे नहीं थे दोस्तों। भागने का कारण ये है कि दोनों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाना चाहते थे और लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे दोस्तों। और ये दोनों जो क्रांतिकारी है वो आपको पता ही होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे जिसकी स्थापना 1928 के अंदर हुई थी। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है दोस्तों आपको कि सबसे पहले 1924 के अंदर भगत सिंह हो गए, अपने चंद्रशेखर आजाद हो गए, राजगुरु हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए, इन सब ने मिलकर के और 1924 के अंदर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी और बाद में ये एसोसिएशन समाप्त हो जाती है
किन्हीं कारणों से सभी क्रांतिकारी है वो अलग अलग हो जाते हैं। 1924 के बाद इन्होंने सोशलिस्ट शब्द जोड़ करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 के अंदर की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है, ये इसी HSRA से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे। याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, वहाबी आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद ने की थी, जो खालिस्तान से थे। क्या झांसी से थे, अमृतसर थे, रायबरेली या हैदराबाद? दोस्तों सैयद अहमद जो कि वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे दोस्तों, ये रायबरेली से बिलोंग करते थे। इनका जन्म दोस्तों रायबरेली के अंदर हुआ था। आपको याद रखना है, रायबरेली, रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों शाह वजीउल्लाह से प्रेरणा पा करके और इन्होंने 1831 में बालाकोट में रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। 1831 में बालाकोट में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बालाकोट के युद्ध में 1831 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रहेगा आपको दोस्तों। रायबरेली यूपी से जुड़े हुए थे वहाबी आंदोलन के प्रमुख सैयद अहमद खान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर ए खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंध करता था? ऑप्शन है दीवान ए इंशा, दीवान ए अर्ज, दीवान ए रियासत या बरीद ए मुमालिक। दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान ए इंशा। मैं अभी आपको दिखाता हूं दोस्तों। 43 है अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले भी आया हुआ है। अगर आप पूरी अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने ये क्वेश्चन किया था दोस्तों। ये रहा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन सा विभाग सैन्य विभाग था? इस प्रकार का ये जब चारों ऑप्शन हमने किए थे दोस्तों, इसमें आया था दीवान ए इंशा। ये पत्राचार या जो चिट्ठी पत्र होते हैं उससे जुड़ा हुआ विभाग था। आपने बात की थी पत्राचार, तो वही क्वेश्चन दोस्तों दोबारा घूम करके आया हमारे पास कि हमारे पास आया है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर एक खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंध करता था? तो आपको एक नई बात देखने को ये मिली है कि जो शाही पत्राचार विभाग जिसे हम दीवान ए इंशा कहते थे, इसका प्रमुख कौन होता था? तो वो होता था दोस्तों दबीर एक खास। याद रखना आपको, दबीर एक खास है वो इन शाही पत्राचार विभाग का दोस्तों प्रमुख होता था, दबीर एक खास। याद रहेगा, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत खालिस्तान से विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है। दोस्तों भारत WTO का सदस्य कब से है ये पूछा गया है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। इसमें ऑप्शन जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसी 1 जनवरी 1995 से भारत WTO का सदस्य है। तो हम कह सकते हैं WTO का संस्थापक सदस्य भी भारत है। भारत क्या है? WTO का संस्थापक सदस्य है, यानी जब स्थापना हुई थी तो उस समय से जुड़ा हुआ है भारत WTO से। तो WTO का सदस्य कब से दोस्तों? 1 जनवरी 1995 से। याद रहेगा। और मैं पूछ लूं अगर WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WTO का मुख्यालय है या हेडक्वार्टर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी प्रमुख भावना जागृत करना था? क्या वो चाहते थे कि भारतीयों के अंदर भय हो, क्या वो चाहते थे कि भारतीयों के अंदर सहानुभूति हो, या भारतीयों के अंदर लॉयलिटी चाहते थे वो, या भारतीयों के अंदर एंगर या गुस्सा चाहते थे? दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी जो कांग्रेस के जो गर्म दल की विचारधारा थी दोस्तों, वो चाहते थे कि भारतीयों के अंदर आक्रोश हो, रिसेंटमेंट या एंगर हो भारतीयों के अंदर, भारतीय डरे नहीं, भारतीयों के सहानुभूति न, लॉयल्टी ये नहीं चाहते थे दोस्तों, वो चाहते थे आक्रोश। यानी वो दोस्तों अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए हिंसा का प्रयोग उचित मानते थे। कौन दोस्तों? एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी जो विचारधारा के जो कांग्रेस की विचारधारा थी वो। इस प्रकार से हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। लेक्चर 3 है, उसके बाद लेक्चर 4 आएगा दोस्तों। अगर आपने पूरे लेक्चर देखे हैं 1 2 3, तो आपका हिस्ट्री है उसका बेसिक है दोस्तों, जो रूट है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी, कवर हो जाएगी, अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आप चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।